रुद्र अपने कमरे में आकर अन्य को एक पेपर देते हुए उस पर साइन करने को कहता है। अन्या उस पेपर को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डिवोर्स के कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, जिसका मतलब साफ था कि रुद्र इस शादी को नहीं मानता। अन्या इस बात से काफी दुखी हो जाती है। वो खुद को काफी मुश्किल से समझाकर पेपर साइन करके चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। वहीं रुद्र जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसकी नजर बेड पर सुकून से लेटी हुई अन्या पर पड़ती है। वो बेड की दूसरी ओर जाकर लेट जाता। वो अभी लेटा ही था कि अन्या जो ठंड के कारण ठिठुर रही थी, वो रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वैसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त, रुद्र का कमरा। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्या एक दूसरे में लिपटकर सुकून की नींद सो रहे थे। वैसे तो रुद्र की नींद काफी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं रहा था। वो काफी लंबे वक्त के बाद ऐसे सुकून से सो रहा था। तभी कुछ देर बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है। 2-3 बार पलके झपकाने के बाद जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे खुद के कंधे पर कुछ भारी महसूस होता है, जिससे उसकी नजर खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्या पर चली जाती है। ये देखकर वो हैरानी से अपनी दोनों बाहें जोड़ लेता है। उसने अपने आसपास एक बार नजर घुमाई तो खुद को अन्या के साथ बेड पर चिपक कर एक ही ब्लैंकेट में देखा। ये देखकर वो झटके से अपना हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन अन्या नींद में हिलकर उसको फिर से टाइट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अब रुद्र हिल तक नहीं पा रहा था, या यूं कहे वो अन्या को दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें अन्या पर ही टिकी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वो अपना हाथ अन्या के सर के नीचे से निकाल ही रहा था कि नींद में सोई हुई अन्या को देख उसका गुस्सा एक बार फिर गायब हो गया। रुद्र का हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। वो अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हल्के हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। उसको खुद नहीं पता कि वो उसे ऐसे देखकर क्यों खुद सुकून महसूस कर रहा था। इधर किसी की छुअन का एहसास होते ही अन्या अपनी आंखें अचानक से खोल देती है, जिससे दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उन दोनों की आंखों में एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो दोनों उस पल में कहीं खो से गए। अन्या और रुद्र एक दूसरे में डूबे ही थे, तभी रुद्र उस पल में खोया हुआ आगे झुकने लगता है। लेकिन तभी अन्या को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है, पर उसकी हड़बड़ाहट के चक्कर में उसकी और रुद्र के सिर की जोर से टक्कर हो जाती है, जिससे दोनों अपने सिर पर हाथ रख बैठ जाते हैं। अन्या अपनी पलकें झुकाकर सहमी हुई आवाज में कहती है, जी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। उसकी बात सुनकर रुद्र एक नजर उसे देखकर अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती है। लेकिन अन्या के ऐसे अचानक से खींचने से रुद्र की शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं और इसी के साथ ही रुद्र के 8 पैक एब्स अन्या के ठीक सामने दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मीचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है? अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा मंगलसूत्र आपकी शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। उसकी गर्म सांसें रुद्र को खुली चेस्ट पर महसूस हो रही थी। ये फील करके उसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डुबा रहा था, जिसे वो आज तक अनजान बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या की इस हरकत पर क्या करे। रुद्र भी अपना सिर नीचे करके देखता है तो मंगलसूत्र सच में फंसा हुआ था, जिसे अन्या निकालने की कोशिश कर रही थी, और ना निकलने से वो काफी परेशान हो रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो परेशान होकर पीछे कर रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देख रुद्र की चिड़चिड़ाहट एक पल में कहीं गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर
जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था कि अन्या मंगलसूत्र छुड़ाकर जल्दी से अपना सिर ऊपर करती है, जिससे एक बार फिर उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या और रुद्र वापस से अपने अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। अन्या वापस से उसे सॉरी बोलने चलती है कि रुद्र गुस्से में बेड से खड़ा होकर वहां से वॉशरूम चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन की शुरुआत ऐसे ऑकवर्ड तरीके में हुई है। पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ, और न जाने अब आगे क्या होने बाकी है। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, एक हाथ से आया, और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था? इसने नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की? फिर खुद से ही आगे रुद्र की तरह एक्टिंग करते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। देखा नहीं, कल इस अखरू राय जौहर ने क्या कहा था? मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अन्या फिर से मुंह बनाते हुए कहती है, अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं? मुझे भी कोई मतलब नहीं है साथ। ऐसे ही अन्या खुद से बड़बड़ाते हुए बात कर रही थी कि तभी रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या पर नजर डाले चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो उसे देखती रह गई। फिर अपनी नजर एक बार कमरे के चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती है। दूसरी तरफ चौहान विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ था, जहां हर तरह की मशीन थी। रेहान और तविश ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, वहीं अभय लेग प्रेस मशीन पर अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी के मसल्स अलग अलग पोज करके निहार रहा था। रेहान उसे देख मजे लेते हुए कहता है, शौर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एक एब्स बढ़ नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो तविश को ताली देता है और शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार की शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवल से खुद के पसीने को पोंछता है। तभी तविश कहता है, वैसे आज रुद्र भाई कहाँ रह गए? वो तो वक्त से भी पहले चलने वाले इंसान है। उसकी बात सुनकर शौर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। रेहान बीच में कहता है, और वैसे भी आज भाई का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल उनकी सुहागरात थी। ये बोलकर वो तविश को एक आंख मार देता है। तभी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जिम का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए अपना वर्कआउट शुरू करके ट्रेडमिल पर आ जाता है। शौर्य सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है। वो रुद्र के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर अपने बालों को हाथ से पीछे करते हुए कहता है, और भाई, आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात ज्यादा थकने से नींद नहीं खुली? रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। वो जानता है शौर्य उसका मजाक लेने के मूड में है। शौर्य फिर रुद्र के करीब बढ़कर धीमी आवाज में कहता है, वैसे कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट? भाभी को ज्यादा तंग तो नहीं किया? उसकी बात सुनकर रुद्र रुकते हुए उसे घूरता है, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन शौर्य आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, अरे बता ना, कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? तभी रेहान भी शौर्य के गले में हाथ डालकर रुद्र से एक्साइटेडली पूछता है, आओ भाई, बताओ ना, भाभी कैसी लगी आपको? वैसे दिखने में तो काफी मासूम है। ये बोलते हुए वो शौर्य से नजरें मिलाता है, जो उसकी बात पर सहमति वाले एक्सप्रेशन से सिर हिलाता है। तब की बात सुन रुद्र के जहन में सुबह वाला अन्या का चेहरा याद आता है, फिर उसके करीब होने का पल याद आता है। ये सब याद करके वो कहीं खो जाता है। तो शौर्य उसके कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई, कहाँ खो गए? लगता है रात भर साथ रहने पर भी जी नहीं भरा, जो अब भी भाभी के ख्यालों में खोए हो। रुद्र शौर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था।
वो गुस्से में अपने जबड़े भींचते हुए शौर्य को घूर कर कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने भी एक वर्ड कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो सच में ऐसा कर सकता है। इसीलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। उसके बाद किसी की भी हिम्मत ही नहीं हुई रुद्र से कुछ कहने की। 1 घंटे में रुद्र वापस जिम से अपने कमरे में आता है। अन्या खुद को खुद में सिमटे सोफे पर बैठी थी। उसने अब तक वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अन्या कमरे में रुद्र को देखकर कुछ कहने को होती है कि तभी रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। अन्या की बात उसके मन में रह जाती है। 15 मिनट के बाद रुद्र वॉशरूम से अपनी वही फॉर्मल ऑफिस वियर में बाहर आता है। अन्या तो उससे देखती ही रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट जिसमें उसके बॉडी के फीचर्स काफी निखर रहे थे। अन्या तो रुद्र के इस लुक में कहीं खो सी जाती है, लेकिन रुद्र जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन ना हो। वो अपने बाल सेट करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को ही देख रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो सबसे पहले रुद्र को ग्रीट करता है, फिर अन्या को ग्रीट करता है। फिर वो रुद्र को देखकर कहता है, सर वो दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है। उसके बाद वो आगे कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। रुद्र उससे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने का कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट की ओर इशारा करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के मना करने के बाद भी कैसे बनाएगी अन्या उसके दिल में जगह, और क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से दादाजी ने उनकी शादी करवाई? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या जल्दी से उस पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अन्या के पास यहाँ उसका कुछ नहीं था, ना कपड़े ना ही उसका फोन। रुद्र तो उसे बस एक शादी के जोड़े में ही ले आया था। अन्या नहाने के बाद जब उस पैकेट के अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। ये एक लाल रंग की काफी खूबसूरत जड़ों काम की साड़ी थी। दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। उसे हल्की साड़ी पहननी आती थी, लेकिन इतनी भारी साड़ी को कैसे संभालना है उसे नहीं पता था। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक ठंडी आह भरते हुए पहन ही लिया। आधे घंटे के काफी मशक्कत के बाद आखिर उसने वो साड़ी पहन ली। ये तो उसके लिए अकेली जंग लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। साड़ी के साथ उसके गले में एक कुंदन का हार था, जो कि काफी खूबसूरत था। ये सब तो अन्या से संभाला ही नहीं जा रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपने लंबे बाल खोले और उसे हवा में खुले ही छोड़ दिए। गले में कुंदन के हार के साथ हीरों का मंगलसूत्र था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए उसे खुद पर ही विश्वास नहीं हुआ कि ये वही है। वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। बस एक कमी थी, वो था सिंदूर। वो भी उसके पास नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही नीचे जाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। दादाजी का कमरा। रुद्र अपने दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से दादाजी उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। रुद्र कमरे में जाता है तो दादाजी उसे अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं। रुद्र भी आराम से उनके बगल में बैठ जाता है। दिग्विजय अपने कड़क आवाज में रुद्र को देखते हुए कहता है, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्जों में कहता है, फैसला आपका था शादी करने का, तो मैंने कर ली। अब इसे मानना ना मानना मुझ पर है, और मेरा फैसला ये है कि आप भले ही उसे अपनी बहू मान ले, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार या मिसेस रुद्र राय चौहान का ओहदा कभी नहीं दूंगा, और इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जिसे मैंने पूरा किया।
इसके आगे आप मुझसे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर होगा दादाजी। रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था और उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र से कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा ही नहीं कि आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना। तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे ना। ये सवाल तो रुद्र के जहन में भी कई बार आया था, लेकिन अपने दादाजी के फैसले पर आज तक उसने सवाल नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात भी बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ही कर रहा था और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई थी। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर 2 शब्द कहता है, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुनकर दिग्विजय मुस्कुरा देते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जरूरत तो है लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस राज से रूबरू हो। दिग्विजय रुद्र से कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो जानते थे उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ वक्त के बाद सब बाहर आ जाते हैं। सब हॉल में मौजूद थे क्योंकि दादाजी का आदेश था। रुद्र, रेहान, तविश, अभय, शौर्य और एक कोने में आकाश भी था। तविश, अभय, शौर्य सब चौहान मेंशन में ही अधिकतर रहा करते थे क्योंकि दादाजी उन्हें अपने पोते जैसा ही मानते थे। शौर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफी वक्त पहले गुजर गए थे, इसलिए वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर था। वहीं अभय और तविश के डैड और स्टेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय एक वक्त के अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और ना उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का ही 7 स्टार होटल का एम्पायर खड़ा किया था। तविश कभी कभार गोयल हाउस चला जाता है, लेकिन उससे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता था, इसीलिए दिग्विजय उन्हें भी अपने घर में ले आए थे। तब हॉल में बैठे थे, तभी सबको सीढ़ियों से आती पायल की आवाज सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज आ रही थी। सबकी नजर खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती है। वहां अन्या खुद को उस साड़ी में संभालते हुए ध्यान से नीचे आ रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह गए और रुद्र की तो उसे देख सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह घायल कर रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस उसे देख रहा था। शौर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, अभी खूबसूरत लग रही है ना? रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सर हिला दिया, जिसे देख शौर्य को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन रुद्र को जल्दी अपनी बात का एहसास हुआ। वो शौर्य को एक तीखी नजर देखकर अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार अन्या पर जा रही थी। वही अन्या ने जब अपने सामने सिर्फ मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो काफी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहते हैं, तो वहां क्यों खड़ी हो बहू? आओ, मेरे पास आओ। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वो अपने आसपास एक छोटी नजर दौड़ाते हुए सबको देखती है। वहां वो दिग्विजय और रुद्र के सिवाय शायद किसी को नहीं जानती थी। दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना? आओ, मैं सबसे तुम्हें आज मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे के अंतिम में शांत से बैठे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। अन्या जब से वहां आई थी, आकाश उन्हें अपनी पार की नजर से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसी ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कान,
ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ खुद ब खुद अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा हो, वो भी प्यार से। ये हक तो उन्होंने अपने दोनों बेटों तक को नहीं दिया था। अन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नजर देखती है, फिर दादाजी के पास आ जाती है। आकाश की आज आंखें नम थी। दादाजी प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं। ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भाई। दादाजी इतना ही कहते हैं कि रेहान एक्साइटेडली आगे आकर अन्या को साइड हक करते हुए कहता है, और आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवर, वेलकम भाभी। रेहान को देख अन्या बस मुस्कुराते हुए उससे हेलो कहती है, लेकिन किसी की नजर थी जो काफी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी, जो अन्या के कंधे को पकड़े थे। रेहान अपनी बातों में मग्न अन्या को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रुद्र की ये नजर शौर्य और अभय ने देख ली थी, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर वो दोनों अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तविश भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलाता है। ये देखकर रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते, उससे पहले रुद्र तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र को जाते हुए देखकर खुद से कहती है, अब इसे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? अजीब है ये। अन्या तो उसकी नजर भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान तो अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए खुद पर अपनी उंगली पॉइंट करके शौर्य और अभय से पूछता है, क्या मैंने कुछ अभी गलत किया? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान के ऐसे पूछने पर शौर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़ रेहान की गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे मेरे भोले मुन्ना, जैसे कि तू रुद्र को नहीं जानता। जो चीज उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो। इतना बोलते बोलते शौर्य अन्या की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसकी बातों की जाल को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। शौर्य आगे बढ़कर अन्या के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, वैसे आपको मेरा नाम बताने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि मैं हूं ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ आज सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपने जिगरी यार के दोस्त के नाते हूँ, यानी आपके पति का बचपन का साथी शौर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्या भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। आखिर उसका ड्रीम ट्रस्ट शौर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभय भी अन्या को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। तब का नेचर अन्या के प्रति काफी सॉफ्ट और जॉली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्या सबको देखकर एक बार सोचती है, क्या सच में ही उस पड़ोस राय चौहान का परिवार है? वो तो कहीं से भी मेल खाता नहीं लगता इस परिवार से। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभाल कर किचन में आती है। किचन को देखकर उसे काफी हैरानी होती है। किचन तो उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर था। वो एक काफी मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, जहाँ उसके लिए ये सब एक सपने जैसा था। लेकिन एक बात और थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। क्या था ऐसा जिसे देखकर अन्या वियर्ड फील कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक बात और थी जिसे देखकर अन्या अब थोड़ा। Finding an apartment in 72 hours? Impossible. एक बात और थी जिसे देखकर अन्या अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। सारे फैमिली मेंबर से लेकर सारा स्टाफ मेल था। वो जब से आई थी उसने खुद के अलावा किसी फीमेल को घर में नहीं देखा था। अन्या अफसोस सा चेहरा बनाते हुए सोचती है, ये कहाँ आ गई अन्या? तो ऐसा लग रहा है कि कोई मर्दों की दुनिया है। ऐसा फील हो रहा है जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को अचानक बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया हो।
फिर वो खुद से कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। पता नहीं मॉम डैड कैसे होंगे। मेरे पास तो फोन ही नहीं है। मैं कैसे बात करूं उनसे। तभी अन्य को ऐसे सोच में गुम दुखी सा चेहरा बनाते देखकर एक नौकर सामने से आते हुए कहता है, मैम आर यू ओके? उस नौकर की आवाज सुन अन्या अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आती है और किचन में इधर उधर देखने लगती है। फिर ठंडी आह भरते हुए अपने कामों में लग जाती है। वो सब के लिए मीठे में खीर बनाती है जो सबको बहुत पसंद आती है और अन्या की काफी तारीफ होती है। दिग्विजय अन्या को काफी खूबसूरत कंगन उपहार के तौर पर देते हैं। चौहान इंडस्ट्री। आज ऑफिस में काफी शांति छाई हुई थी। सब भगवान से खुद के सेफ्टी के लिए दुआ कर रहे थे। आज किस पर रुद्र का क्रोध बढ़ जाए कोई नहीं जानता था, इसलिए सब अपने कामों में काफी ध्यान से लगे हुए थे। रुद्र का मूड काफी गुस्से में था और वो छोटी छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अमन की तो सांस ही अटकी हुई थी कि किस पल उसकी जान पर बनाए। रुद्र अपने कैबिन में एक फाइल पढ़ रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। वो बिना देखे अंदर आने को कहता है। अमन अपने सारे देवी देवताओं को याद करके एक फाइल और पैकेट लेकर अंदर आता है। फिर रुद्र के पास जाकर जल्दी से कहता है, सर ये फाइल आपने मांगी थी। फिर पैकेट टेबल पर उसके पास रखते हुए कहता है, और सर ये दादाजी ने आपके लिए भिजवाया है। ये सुनकर रुद्र अपनी नजरें उठाकर उस पैकेट को देखता है। फिर अमन से अपनी आंखों के इशारे से पूछता है, आखिर क्या है उस पैकेट में? अमन जल्दी से कहता है, मुझे नहीं पता सर, बस जैसा दादाजी ने कहा मैं इसे आपके पास ले आया। अमन की बात सुनकर रुद्र उसे जाने का इशारा करता है और उस पैकेट को खोलकर देखता है। उसमें एक छोटा सा खाने का बॉक्स था। ये देखकर रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। उसके मन में यही था कि दादाजी ने उसके लिए ये क्या भेजा और क्यों भेजा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो उसे खोलकर चेक करता है तो ये दादाजी का ही मैसेज था, जिसे पढ़कर उसकी नजर सीधा बॉक्स पर चली जाती है। उस मैसेज में लिखा था, बॉक्स तुम तक पहुंच ही गया होगा। इसमें अन्या के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने खाया, तुम भी खाओ और आते वक्त इसके लिए गिफ्ट लेते आना। रुद्र फोन रखकर उस बॉक्स को उठाकर खोलता है, जिसमें से खीर की काफी अच्छी महक आ रही थी, जिसे स्मेल करते ही रुद्र के एक्सप्रेसलेस चेहरे पर कुछ बदलाव आ गया। वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक चम्मच खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया, जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबा कर रखा था। वो तुरंत खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ दर्द थे जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर उसे उठा लेता है, जिसे अभी अभी अमन रख कर गया था। रुद्र उस फाइल को उठाकर खोलता है तो सबसे पहले अन्या की फोटो आती है। इसमें अन्या के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिसे रुद्र ने ही मंगवाया था। उसे कल रात से ये बात खल रही थी कि आखिर अन्या ने उसे बिना कोई सवाल जवाब के इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर पर साइन कैसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे। रुद्र की नजर अन्या की फोटो पर टिक जाती है। वो हल्के हाथ से उसे छूता है। उसके जहन में एक बार फिर अन्या से बढ़ती नजदीकियां, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसकी वो सादगी याद आने लगती है। ये सब अब उसके दिल को सुकून का एहसास दिला रहा था। फिर वो उस फोटो को साइड रखकर आगे पढ़ने लगता है। अन्या पढ़ाई और कॉलेज के लिए हमेशा बाहर ही रही थी। वो सिंपल एंड मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। उसके पापा मम्मी भी काफी सिंपल थे। घर में मॉम डैड के अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। रुद्र बड़े गौर से एक एक चीज पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक पेज पर जाती है, जहां अन्या से 3 महीने पहले की गई सगाई का जिक्र हुआ था। ये पढ़कर तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो उस फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता है और गुस्से में खिड़की के पास आकर एक सिगरेट जलाते हुए उसके लंबे लंबे कश लगाने लगता है। उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी
कि अन्या की सगाई हो चुकी थी, शायद उससे जिसे वो चाहती हो, इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर्स पर साइन कर दिया। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो। रुद्र को न जाने क्यों ये बात सोच सोच कर काफी गुस्सा आ रहा था कि अन्या के दिल में पहले से कोई और है। वो उसकी लाइफ में किसी और के होने की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डाइवोर्स की शर्त तो उसने ही रखी थी, लेकिन उसे ये बात अब खलने लगी थी। जब उसकी सिगरेट खत्म हो जाती है तब वो अपना फोन उठाकर उसमें कुछ मैसेज करता है और अपना कोट उठाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय अन्या को पूरे घर की चीजों से रूबरू कराते हुए कौशल्या राय चौहान की पेंटिंग के आगे खड़े करते हुए कहते हैं, ये है रुद्र की माँ, कौशल्या राय चौहान। अन्या बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर अन्या को रियलाइज होता है कि रुद्र को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली है। दादाजी आगे कहते हैं, ये 25 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी। तब से ये घर सिर्फ ईंटों का एक मकान बनकर रह गया है, जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। रेहान ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है। उसे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। कौशल्या के जाने के बाद लगभग सब कुछ बिखर गया है, जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ अन्या को देखते हैं। अन्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देखकर वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने की ओर इशारा करते हुए आगे कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ रुद्र की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर अन्या के चलते कदम रुक से जाते हैं। उसके दिमाग में रुद्र की कल रात की कही बात याद आती है, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना। ये याद आते ही अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह अन्या, क्या किस्मत बनती जा रही है तेरी। पति पत्नी ना बनने को कहता है और शादी के पहले दिन डिवोर्स पेपर वेडिंग गिफ्ट में देता है, और दादाजी ने पत्नी के साथ पोते तक का सपना देख लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिक्सी में खुद की चटनी बनते देख रही हूँ। दिग्विजय अन्या को रुकते देखकर पीछे पलटकर उसे देखते हैं। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उनकी बात सुनकर वो कुछ दुविधा में थी, जिसे दिग्विजय अच्छे से समझ रहे थे। वो अन्या को अपने कमरे में आने का कहते हैं। अन्या उनकी आवाज सुनकर होश में आती है, फिर जल्दी से उनके कमरे में आ जाती है। दादाजी उससे बैठने का इशारा करते हैं और खुद भी उसके सामने बैठकर अपने उसी रौबदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर अन्या कुछ हैरान परेशान सी उन्हें देखती है। तभी वो आगे कहते हैं, जहां तक मैं अपने पोते को जानता हूं, उसने तुम्हें पहली ही रात को इस शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा, है ना? दादाजी की बात सुनकर अन्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि रुद्र ने उसे साफ तौर पर कह रखा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद कर वो जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए हल्का घबराई टोन में कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अन्या के ऐसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हूं मैं उसका, बचपन से अब तक उसे देखा है। उसकी हर सोच, हर चीज की खबर रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय के ऐसे कहने पर अन्या मासूमियत से उन्हें देखती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने, तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उसे स्वीकार कराना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो हर पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें। अन्या जो दादाजी की बातें सुन रही थी, अचानक ही उनकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जानते थे कि दरवाजे पर कौन आया है, इसलिए वो अंदर आने की परमिशन देते हैं।
कमरे में रेहान और तविश एंटर करते हैं। रेहान तो जल्दी से अपने दादाजी के पास फैल कर बैठते हुए कहता है, क्या हुआ? बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया। आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ ली क्या? उसकी बात सुन दिग्विजय उसके सर पर जोर से चपत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी कभी सीधी बात नहीं कर सकते। रेहान अपने दादाजी को देखकर सीधे बैठता है, फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया, अब बताओ। रेहान की ऐसी हरकत देखकर अन्या के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है। दिग्विजय उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेहान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, देखो दादू, लव लेटर मैं नहीं पहुंचा सकता, वो आपको ही हमारी फ्यूचर दादी को पटाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे चार्म्स में फंस गई तो आपका क्या होगा? रेहान की ऐसी मजाकिया बातें सुनकर अन्या और तविश की हंसी छूट रही थी, पर दिग्विजय उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। रेहान के पैर पर मारते ही वो फुदक कर अन्या के पीछे छुप कर कहता है, हाँ भाभी बचाओ, ये दीगू बाबा मुझ जैसे छोटे से बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी छड़ी को साइड करके रेहान से गुस्से में कहते हैं, तुम वहां क्या छुप रहे हो? अभी तो बहुत बदतमीजी दिखा रहे थे। रेहान अन्या के पीछे से निकल अपनी दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका ये शाही हथियार नहीं था, वैसे आप मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन कराने के लिए बुला रहे थे। रेहान की बात सुन दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती है। वो रेहान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ जरूरी काम था तुमसे। क्या था अन्या की सगाई का राज? क्या सच में उसके दिल में कोई और था? क्या अन्या